हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें देखो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, हमने एक फॉर्मूला बनाया था। वो क्या था, R1/R2, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या था, N1² / N2² इंटू Z2/Z1। ये हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा कहाँ काम आएगा, ये हमारा आएगा जब हम दो रेडियस के बीच में रेशियो निकाल रहे होंगे। वैसे हमने एक जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, अगर हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में पढ़े तो मेरा क्या आया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M²/Z। वहीं से अगर हम दो का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, R1/R2 इज इक्वल टू N1² / N2² इंटू N2/N1 Z2/Z1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है। इस पर हम देखो, हमने उस दिन बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें मिक्सचर क्वेश्चन कैसे करने हैं इस पे, तो कैसे करने हैं देखो। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इजी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 10th शेल एंड 5th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, देखो हमारा क्या है, हमें रेशियो निकालना है किसके बीच में, रेडियस के बीच में, किसकी, 10th शेल और 5th शेल। बात क्या कर रहे हैं हम, सेम ही एटम के बीच में, ठीक है, सेम ही एटम की बात कर रहे हैं। तो देखो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रेशियो निकालना है तो क्या बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू N1² / N2² इंटू Z2/Z1। यहां पर मेरा 1 क्या है, अगर मैं N1 की बात करूं मतलब मेरा क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूं, N1 ऑफ हाइड्रोजन, या मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर N1 मेरा क्या होगा, 10th शेल, तो मैं 10th शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, N की बात क्या है, N1 क्या है मेरी 10, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, N1 की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। Z1 क्या है मेरा, Z1 मेरा 1 ही रहेगा, ठीक है। N2 क्या है मेरा 5 और Z2 क्या है, वो भी 1 रहेगा। मतलब क्या हो गया, हमारा Z तो कांस्टेंट ही रह गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, N2 का स्क्वायर क्या 5, 5 5 25, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो मेरा R1/R2 क्या आ गया 4, इसका रेशियो क्या आ गया 4। देखो बात समझ आई। ये फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम कर भी चुके हैं कि अगर मेरा Z कांस्टेंट हो जाए, Z कांस्टेंट मतलब अगर मैं सेम ही एटम में बात कर रहा हूं तो मेरा R1/R2 क्या बन जाएगा, मेरा N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। यही अगर मैं क्या कर दूं, N कांस्टेंट कर दूं, ठीक है। N कांस्टेंट मतलब क्या, मैं दो डिफरेंट एटम्स की बात कर रहा हूं जो कि होने क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले, क्योंकि हमें पता है ये यूनिक इलेक्ट्रॉन वाले में ही लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मेरा N कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, R1/R2 विच विल बी इक्वल टू Z2/Z, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हमें क्या एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर अप्लाई करेंगे तो अपने आप कट ही जाएगा, ठीक है। बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे, ओरली क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस उतनी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें बेस अच्छे से सिंपल क्वेश्चन से एक एडवांस क्वेश्चन तक सब कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, देखो ये मेरा हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर क्या चीज है, अगर मैं इसको सिंपली करना चाहूं, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक ही एटम के बीच में बात कर रहा हूं। तो जैसे ही एक ही एटम मतलब क्या होगा, Z कांस्टेंट, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो डायरेक्ट तुम्हारा R1/R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है। यही अगर मैं क्या करूं, इसको मोल्ड कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 10th शेल, फाइंड द रेडियस 10th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड 10th शेल ऑफ हीलियम प्लस Q एटम, ठीक है। या मैं क्या बोल सकता हूं, हीलियम प्लस आयन, ठीक है, इनके बीच में निकालना है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, R1/R2 विच विल बी इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1, ठीक है। यहां पर मेरा R1 क्या हो जाएगा, R1 और R2 तो निकालना ही है, ठीक है। R1 मेरा क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, R2 क्या है, रेडियस ऑफ हीलियम आयन, ठीक है। और हमें किसकी, दोनों के 10th शेल का निकालना है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, तो मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, देखो N1 क्या मेरा 10, N2 भी क्या मेरा 10, ये तो मेरे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक तरह से कांस्टेंट हो गए। हमने क्या बात की, Z डिफरेंट है दोनों का, तो मेरा Z1 क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का क्या होता है Z, तुम्हें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसका क्या हो जाएगा 2।
तो मेरा क्या बन जाएगा, ये Z2 है तो मेरा Z2 ऊपर आ जाएगा और 1, तो मेरा R1 by R2 क्या बन जाएगा 2:1। ये तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है। तो ये वाला केस कौन सा बन गया, जब मेरा n कांस्टेंट हो गया, z वेरिएबल हो गया, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर n कांस्टेंट है, तभी हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी इसको डायरेक्ट भी तुम इसको ऐसे भी कर पाओगे। ठीक है, अभी तुम्हें मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या एक क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर दोनों चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ एंड फिफ्थ शेल ऑफ, किसकी बात कर लो, मान लो हीलियम आयन। ठीक है, तो अब हमें रेडियस का थर्ड शेल, मतलब यहां पे देखो शेल भी वेरिएबल हो गई। ठीक है, और एटम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, होने दोनों यूनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, R1 by R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z2 by Z1। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, N1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थर्ड है तो 3 3 9 बन जाएगा। ठीक है, और N2 का स्क्वायर क्या है, N2 का स्क्वायर यहाँ पे मेरा कौन है, फिफ्थ, तो 25। Z2 क्या है मेरा इसके अंदर, Z2 मेरा हीलियम है, हीलियम के लिए 2 होता है। ठीक है, Z1 क्या है मेरा, लिथियम, उसके लिए क्या होता है मेरा 3, तो मेरा क्या बन जाएगा 6/25। ठीक है, तो ये देखो हमने एक केस कर लिया जब Z कांस्टेंट कर लिया, एक केस कर लिया N कांस्टेंट, और एक में दोनों वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, इसके अलावा कोई टाइप नहीं बनता इनमें। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, मैंने सारे टाइप ही करवा दिए, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं हम, देखो अभी हमने क्या बात कर ली थी, रेडियस की। अब दूसरी हम क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, या शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है, मसाला हम बना के तैयार कर बैठे हैं। ठीक है, बस अब उसको हमें क्या तड़का लगाना है। तो देखो एक हमारा फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, किसके इक्वल था मेरा वो, k z e स्क्वायर बाय r, ये क्या हो गया r स्क्वायर। ठीक है, एक तो मेरा ये रिलेशन था, हम कर चुके हैं बोहर की जो हमने पोस्टुलेट्स की थी। अगला मेरा क्या था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ठीक है, ये मेरा दूसरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां से मेरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्या बन जाएगा मेरा nh अपॉन 2π इंटू mv। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ r फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड से फर्स्ट में। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक है, एक तो पावर कटी गई, क्यों हम एक्स्ट्रा लोड लेके जाए, तो mv स्क्वायर क्या बन जाएगा, k z e स्क्वायर बाय r की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा nh अपॉन, ये क्या बन जाएगा 2π mv। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा m से m कट गया, तो मेरा और क्या क्या कट रहा है, देखो v से v कट गया, तो मेरा v क्या बन जाएगा, k z e स्क्वायर इंटू 2π डिवाइडेड बाय n h, ये बन गया। ठीक है, तो मेरा v को मैं क्या लिखता हूँ, 2π k e स्क्वायर बाय h इंटू z बाय n। ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये मेरे क्या है, सारे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरी v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v की वैल्यू होती है 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z बाय n मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरी वैल्यू किसमें होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा v का रिलेशन क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, और इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में निकालना तो क्या बन जाएगा, 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z बाय n सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक रिलेशन बन गया, अगर सेंटीमीटर में है तो ये, मीटर में है तो ये बन गया। ठीक है, देखो कितना इजी था, हम मसाला बना के बैठे हैं, बस तड़का लगाते जाओ और तुम्हारे फॉर्मुलेस बनते जाएंगे। अब बात आ रही है कि सर हम इतना याद कैसे करेंगे, सर आप तो फॉर्मुले से फॉर्मुलास बताते जा रहे हो। देखो याद करने को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। याद मतलब क्या होता है, याद का एक्चुअल मतलब ये होता है कि हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें फॉर्मूलाज याद होते रहेंगे। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बैठ के इसको इसका जाप करो दिन रात, जाप नहीं करना, क्वेश्चंस करो। जब क्वेश्चंस करोगे वहां पे बार बार लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है, तुम्हें याद है? क्योंकि तुम बार बार यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, याद करने कभी मत बैठो, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की चीज, वो क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दवाई ऐसी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना नहीं चलेगी। ये तुम भूल गए कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक तरह दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान होनी चाहिए। अगर मैं r की प्रोपोर्शनैलिटी पूछूं तो क्या होती थी, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज याद होनी मस्ट है, मतलब इसके बिना तो तुम निकलना ही मत घर से, ये याद के बिना, ठीक है। लेकिन ये वाली याद अगर नहीं भी करोगे, जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन ये भाई याद हो ही जाएगी, होनी भी चाहिए, ठीक है। अभी होगी तुम्हें, अगर तुम इसको 3-4 बार में क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, मेरा v का फॉर्मूला भी क्या बन गया, आसानी से बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें वो क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान दो इधर, बहुत बढ़िया चीज है ये। अब हमें क्या चीज पता चल गई, v की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो मेरा v क्या बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z पर, ये बताओ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है। तो अगर मैं v1 बाय v2 निकाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, इस पूरे जितना भी हमने पढ़ा उसका द मोस्ट, मतलब वेलोसिटी वाले पार्ट का द मोस्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये निकल के आता है, ठीक है। करने तो सारे होते हैं, देखो अगर मैं उन सबको रेटिंग में करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, ये याद हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वही है बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा केसेस नहीं करवाऊंगा, जैसे हमने रेडियस में किया था इसमें भी वही करना होता है, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th and 10th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो मैंने क्या कर दिया, ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और शेल डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, मैंने z को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी मैं उसमें पहले समझा चुका रेडियस में, तो मेरा क्या बन जाएगा, n2 बाय n1, n2 क्या मेरी 10 है, ठीक है, और n1 क्या 5, तो मेरा क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। ये हो गया। इसी में एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो नोट कर लेना, ठीक है। एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है इसमें, देखो हम सब कर लेंगे। वो क्या बोल देगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, चलो दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम if the velocity of electron in 5th shell of helium ion is v मैंने इसलिए जनरल ले लिया ताकि यहां पर वो तुम्हें कोई भी वैल्यू दे तुम कर सको, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, उसने मुझे क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10, तो हमें ये तो पता है कि वो रेशियो की बात ही कर रहा है, ठीक है। हमें उसने क्या दे दिया, देखो v1 बाय v2 अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n1। अभी n2 बाय ये वाला मैंने पूरा क्यों लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम की बात कर रहा है, दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। और दूसरी क्या, 10th शेल और 5th शेल, मतलब ये शेल भी डिफरेंट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा कुछ कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो देखो अब मेरा z1 बाय z2 क्या है, z1 मेरा इसके अंदर क्या है, z1 मेरा हाइड्रोजन एटम तो 1 हो गया, z2 क्या है, हीलियम, हीलियम के लिए क्या होता है 2, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, ठीक है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, गलती से चार्ज लिख देते हैं, जैसे मैं बोलूंगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, लिथियम 2+, ठीक है। तो क्या कर देंगे, z की वैल्यू 2 लिख देते हैं, पता नहीं कहां पर वो कंफ्यूज, कहां खोए पड़े होते हैं, वो चार्ज को z मान लेते हैं। z क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू n2 क्या मेरा 5। ये ध्यान रखना यहाँ पर n2 होता है, तो ये हमारा किसका n2 हीलियम का आएगा, तो हीलियम का क्या हो गया 5 और n1 क्या हो जाएगा मेरा 10, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 5
मतलब 5 होगा तो 1/4। अब बच्चे यहाँ पर छोड़ाते हैं, उसने पूछा गया क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10th शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब उसने V1 की वैल्यू पूछी है और उसने V2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है। V2 की वैल्यू क्या है मेरी V, तो मेरा V1 क्या बन जाएगा, V1 बाय V गिवन है तो क्या बन जाएगा 1/4, तो मेरा V1 क्या बन गया V/4, तो V1 का आंसर मेरा क्या होगा V/4। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिट कुछ ऐसे मतलब आर्बिट्रेरी दे दी V, अगर यहाँ पर वो 4 दे देगा तो मतलब जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, हमने वेरिएबल में बात कर ली, कुछ भी वैल्यू थी हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, वो वाले मतलब हमने जनरल केस ले लिया है। ठीक है, ये वाली चीज भी अब समझ आ गई तुम्हें। तो देखो अभी तक हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ लिया, जो R है वो क्या है, इज इक्वल टू 0.529 n²/z, एक ये फॉर्मूला पढ़ लिया, और एक है V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू क्या बन जाता है ये, मैं क्या बोल सकता हूँ Z/n। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया एंगस्ट्रॉम में, ये मेरा क्या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूलास पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो ये 2 फॉर्मूले से हम और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हमें वो चीज देखनी है। मतलब क्या हो गया कि 2 हमने क्या फॉर्मूलेस पढ़े, अब उससे हम और क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा यहां से क्या बना था Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया n²/z, और Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। तो मतलब क्या हो गया, अब हम इससे क्या डाटा और निकाल सकते हैं। मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है R1 R2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो छोड़ो ऐसे लिख देता हूँ, मेरा क्या R1 मतलब N1 N2 N3, ठीक है, N4 सर्कल है पूरा, मैंने क्या बस उसकी R की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं मान लो अब मैं एक ही एटम की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक ही एटम की बात कर रहा हूँ तो मेरा इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, Rn क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो गया। ठीक है, यही हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि सर इसकी रेडियस r है, ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ इसकी रेडियस r है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये मेरी शेल्स है, अगर इसकी रेडियस r है तो n अगर मैं 2 कर दूं मतलब सेकंड शेल की मेरी रेडियस क्या होगी, वो क्या है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगी 4r। n इज इक्वल टू 3 की क्या हो जाएगी 9r, n इज इक्वल टू 4 की क्या हो जाएगी 16r। मतलब क्या हो गया, अगर मैं हाइड्रोजन के केस में बात करूं तो मेरा Rn की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी 0.629 हो जाती है, मैंने उसको R बोल दिया। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो हमारा अगर मैं जनरल बोल रहा हूं, अगर मैं पहली रेडियस को R मान रहा हूं तो दूसरी क्या हो रही है मेरी n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, n² मतलब 1 था तो R, 2 हो गया तो 4R, 9R, 16R। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, ठीक है, द साइज ऑफ द शेल ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो नॉर्मल सी बात है। ये क्या बन गई हमारी एक as the value of n increases, ठीक है, as the value of n increases मतलब क्या, शेल नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, शेल नंबर को मैं क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं। as the value of n increases the radius of the shell इंक्रीजेस। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, और कितना इंक्रीज हो रहा है, R से 4R, 4R से 9R, 9R से आगे 16R। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है रेडियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अब मैं अगला चीज पढ़ू, अगला क्या है, इसी के अंदर अगर मैं बोल दूं, अगर मेरा n1 है तो देखो हमारा v का क्या आया था रिलेशन Z/n। ठीक है, तो मेरा Vn को मैं क्या बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो मान लो मेरी क्या है, इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसकी वेलोसिटी v है अगर मेरी, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में घूम रहा है तो मेरी n इक्वल टू 2 में मेरी वेलोसिटी क्या होगी v/2, क्योंकि वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। इसमें क्या होगी v/3, इसमें क्या हो जाएगी v/, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मतलब शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इससे मेरी एक और स्टेटमेंट क्या आ गई, एक और स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं, वैल्यू ऑफ with increase in value of n velocity decreases, वो भी किस फैक्टर से डिक्रीज होती है हमें पता है, क्या Rn क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है। ठीक है, Rn नहीं, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, तो मेरा क्या हो गया वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा था।
जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, रेडियस तो बढ़ रही है और वेलोसिटी कम हो रही है। और फैक्टर क्या होता है उसका, ये वेलोसिटी 1/n से कम होती है और रेडियस n² से बढ़ती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज भी होगा ये। ठीक है, तो अब अगली चीज अब हमने क्या पढ़नी है वो है हमारा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड होता क्या है ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। मैंने जब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी वहां पे बताया था। टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो वही रहेगी। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोहर ऑर्बिट। ठीक है, या शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है। मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, यहां पर खड़ा हूं मैं, ठीक है, मैं अपना घूमने निकला। तो घूमने जब मैं निकला मेरे को यहां से वापस यहीं पर आने में मुझे कितना टाइम लगा उसी को मैं क्या बोलता हूं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा क्या हो गया, टाइम पीरियड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, टाइम पीरियड है मेरा द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसी को मैं बोलूंगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमारी हो गई। ठीक है, अब देखो अब हमारे क्या पढ़ना है, टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो टाइम पीरियड को मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो टाइम पीरियड मेरा क्या हो गया, अगर हम निकालना चाहूं कितना मुझे टाइम, देखो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और इसको अगर मैं क्या बोलूंगा, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा सर्कमफ्रेंस है एक सर्कल का। ठीक है, तो मेरा क्या होता है वो 2πr होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और वेलोसिटी क्या है मुझे उसकी पता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया मेरा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, वही होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मेरा क्या होता है टाइम होता है, तो वही लगाया। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या मेरा 2πr अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो 2πr में अगर मैं पुट करूंगा, देखो मुझे नहीं पता मैं कौन सी शेल में घूम रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया Rn और Vn। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर r की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 2πr इंटू 0.529 इंटू n²/z, और ये मेरा एंगस्ट्रॉम में, तो मुझे क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो मेरा क्या बन जाएगा इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, क्योंकि मुझे मीटर सबको ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज मीटर में होनी चाहिए। वेलोसिटी मेरी क्या होती है 2.188 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये क्या होते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया मीटर में। इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर हमें सोल्व करेंगे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या है 1.52। ठीक है, तुम्हें उस वैल्यू को याद नहीं रखना। ठीक है, क्या टाइम पीरियड की वैल्यू 1.52 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये मेरी क्या बनेगी वैल्यू। देखो हमें मेन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैंने वो तो लिखना ही भूल गया, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी का क्या बन जाएगा z/n बनेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा मेरा, ये ऊपर जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा n3/z²। ठीक है, तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया 1.52 इंटू 10⁻16 n²/z²। इसमें आ जाएगा मेरा ये सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूंगा कि फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। हमें जो याद रखना है वो क्या, टाइम पीरियड क्या है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। तो तुम्हें देखो अगर मैं इसका डायरेक्ट निकालने को बोलता तो मैं टाइम पीरियड कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, हमारा क्या था वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब हमें अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। ठीक है, मतलब कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इनवर्सली, तो हमें पता है Rn किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, और मेरा वेलोसिटी क्या होता है z/n के, तो मेरा क्या बन जाएगा n³/z²। ठीक है, तो मेरा टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया n³/z के। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, मतलब कि जो वो है हमारा कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये मेरा टाइम पीरियड का हो गया। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब बात आती है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसकी बात फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है इसका उल्टा। ठीक है, क्या होता है वो
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है, ठीक है। जब मेरा t अगर आया है, क्या है मेरा n³/z², तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। हाँ, और एक और बात, हमारा क्या वेलोसिटी के ग्राफ्स रहेंगे, ठीक है। मैं भी कहूँ कुछ अधूरा अधूरा है, ग्राफ के बिना तो अधूरा सा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है। तो वेलोसिटी के ये तो हमने सारी टर्म्स पढ़ ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, टाइम पीरियड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ भी बना लेना, वहीं पर कर लेते, वैसे भूल गए थे हमने कि उसी टाइम पे देख। अब मेरा क्या था, रिलेशन क्या बना था, जो वीएन था, ठीक है, जो मेरा वीएन था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था n/fz/n, ठीक है, यही आया था मेरा। या अगर मैं एक्चुअल में बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करूं, क्या था, जितनी बार लिखूंगा तुम भी देखोगे और तुम्हें भी याद होगा, ठीक है। ये था, ठीक है, v की वैल्यू ये थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लो ग्राफ बनाना है। अब मैं तुम्हें ग्राफ बहुत बार कराते आ रहा हूं, तुम्हें खुद बना लेने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहले, तो मेरा वीएन क्या बन गया, अगर मैं यहां पर इसी केस में कर दूं तो मेरा वी क्या बन जाएगा, अगर दो केसेस बना लेता तो मैं यहीं से, ठीक है। अब हम इसको एक ही जगह पर कर लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या है, z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। z को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं अगर, तो मेरा v क्या बन जाएगा, 2.188 इंटू 10⁶, ठीक है। और ये z मेरा क्या आ गया, कॉन्स्टेंट में आ गया, ठीक है। मैंने ब्रैकेट का मतलब है कि अभी ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, इंटू 1/n, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर n को कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है, n को कांस्टेंट, तो मेरा v क्या बन जाएगा, n से ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा 2.188 इंटू 10⁶, n कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो इसके अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटू z, इसके अंदर इसलिए लिख दिया ताकि याद रहे अभी कांस्टेंट है, ठीक है। मेरा दो चीजें बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पर मैं किसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा, एक तो मेरा बन गया v इज इक्वल टू k/, ये मेरा पूरा कांस्टेंट है, उसको मैंने k लिख दिया, k/n, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, एक ही बात, ठीक है। तो मेरा कैसा ग्राफ बनेगा मैं तुम्हें बता चुका हूं। अगर मैं बनाऊं vn वर्सेस n का ग्राफ बनाऊंगा, मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। एक तो ये बन गया। अगला ग्राफ क्या, अगर मैं vn वर्सेस 1/n के बीच में बनाऊंगा, तो मेरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू kx, ठीक है। y इज इक्वल टू kx का ग्राफ कैसा होता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसकी मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप मेरी हो जाएगी k के इक्वल, और मेरा k क्या है इसके अंदर, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z, जो भी हम z लेंगे, ठीक है। k मतलब क्या हो गया, स्लोप, ठीक है। ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप, या मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, tan थीटा, ठीक है। वो तो मैथ में पढ़ते हो, tan थीटा ही स्लोप होती है हमारी, ठीक है, tan थीटा, और इसी को हम क्या m बोल देते हैं, m हमारा स्लोप, एक ही बात है तीनों चीजें। अब इस केस में आता है, इसमें हमने क्या किया, इसमें तो एक ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, vn और z के बीच, ठीक है। z क्या मेरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx का मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा कैसा बन जाएगा, ऐसा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगी, m मेरा हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁶/n, ये मेरी क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, tan थीटा, ठीक। तो यहाँ पर मेरे तीन ग्राफ्स आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, ठीक है, इनका ध्यान रखना। अब बात आ रही है कि मैं एक क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ, चलो टाइम पीरियड में भी, ताकि तुम्हारा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड में भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। टाइम पीरियड का देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, कैलकुलेट द टाइम पीरियड of electron revolving in fifth shell. Calculate the time period of electron revolving in fifth shell of hydrogen atom if the time period of revolution, if the time period of revolution for electron in 10th shell of lithium
ठीक है, लिथियम आयन इज टी सेकंड। ठीक है, मैंने जनरल ले लिया ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या पूछा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ। ठीक है, तो मैं मान लो T1 बाई T2 अगर मैं करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बना था, अगर मैं उसका फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा क्या आया था सबसे पहले, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर, ये आया था। तो मेरा क्या बन जाएगा n1 क्यूब बाय z1 का स्क्वायर इंटू, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, n2 का क्यूब इंटू z2 का स्क्वायर अपॉन z1 का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब मुझे क्या n1 क्या दे रखा है, n1 है मेरा फिफ्थ शेल। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, n2 क्या है मेरा 10th शेल है। ठीक है, 10th है ना, हाँ, तो मेरा क्या बन गया 10 का क्यूब। ठीक है, अगला क्या है z2 मेरा इसके अंदर क्या है लिथियम के मेरा z क्या वैल्यू होती है 3 का स्क्वायर अपॉन पहला क्या है मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम के लिए मेरा क्या होता है 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 125 बाई 1000 इंटू 3 ठीक है, ये मेरा क्या आ गया T1 बाई T2। अब मुझे T2 का गिवन है T सेकेंड, तो मेरा क्या बन जाएगा T1 क्या बन जाएगा 125, ये इसको मैं सोल्व कर लूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 40 सा, ठीक है, या 125 1 सा 125 8 सा, ठीक है, ये चला गया। तो मेरा T1 क्या हो गया 9/8 T2। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, T1 क्या हो गया मेरा 9/8 T2 T के, ठीक है, क्योंकि T2 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है T सेकेंड, T1 क्या आ गया 9/8 T हो गया। ठीक है, ये 8 पे जाएगा ना। ठीक है, ये कितना हो गया 4 8, ये हमारा हो गया, हमारा टाइम पीरियड पे भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है।